रहमतों और बरकतों का माह मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम यंग फाइटर ग्राउंड पर मौजूद हैं, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम जहां मौजूद हैं ये यंग फाइटर ग्राउंड है और ये कराची का खूबसूरत तरीन क्रिकेट ग्राउंड में इसका शुमार होता है। और इसी के साथ यंग फाइटर जिम भी बना हुआ है जहां इंटरनेशनल मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ लड़के आते हैं और अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपने जिस्म को तवानाई पहुँचाते हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ट्रेजरर सईद जमील मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद साहब, ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा शोबा है जो दुनिया भर के अंदर देखते हैं और जिस्म को एक खूबसूरत जिस्म बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बॉडी बिल्डर जो है पॉजिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, पोज बनाते हैं, अपना जिस्म दिखाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से आपका क्या वास्ता है और आपके पास कितने ओहदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज रहमत बख्शी, और मैं रफ़ीक साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मेरा पूरा नाम है सैयद सईद जमील। मैं बॉडी बिल्डिंग में मैंने बहुत सारे एजाज़ात जीते हुए हैं। मैंने कराची का जीता हुआ है, सिंध का जीता हुआ है, नेशनल चैम्पियन जीता हुआ है, इंटर कॉलेजिएट जीता हुआ है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीती हुई है, सिंध की चैम्पियनशिप जीती हुई है। बहुत सारी मैंने एजाज़ात जीते हैं। सईद साहब, आपको इतने एजाज़ात मिले हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई बड़ा एवार्ड से आपको नवाजा है? नहीं, मुझे अवार्ड से तो नहीं नवाजा है, मगर जाहिर सी बात है हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो हमारी पजीराई ज़रूर होती है। जब हम ये समझें कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपना ग्रीन कोट पहन के जाते हैं, तो जितनी पजीराई हमें वहाँ मिलती है इस ग्रीन कोट को पहन के जाने में, हम समझते हैं कि हमारा दिल जो है ना इतना चौड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है सपोर्ट नहीं है और कई टैलेंट जो है वो इस वक्त बॉडी बिल्डर का ज़ाया हो रहा है। इस मुतालिक आप क्या कहोगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, और वो समझते हैं, वो खुद भी ट्रेनिंग करते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि वर्कआउट क्या चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अभी जो हमारे लेटेस्ट जो हमारे लड़के तैयार हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रखें ताकि वो आगे जाके मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो क्या समझते हैं कि आप इंटरनेशनल एक कोच भी हैं या रेफरीज हैं, तो इसके मुतालिक क्या है कि आपको हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से या वर्ल्ड ने आपको चॉइस किया है? नहीं, हमने जो है, मैंने अपना रफ़ीक साहब बताया कि मैं सिंध बॉडी बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी हूँ, सिंध ओलंपिक में मैं ट्रेजरर हूँ, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का मैं ट्रेजरर हूँ, और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की एक जजिंग एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने एक इम्तहान पास किया है बॉडी बिल्डिंग का जो जापान में हुआ था। इंटरनेशनल जज हूँ मैं, IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का मैं जज हूँ, ठीक है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब हम जाते हैं, मेरे पास रेड कार्ड इशू है, मेरे पास उनका इंटरनेशनल ब्लेजर IFBB का वो मेरे पास मौजूद है, मगर जब हम वहाँ जाते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 जो हैं सिर्फ इंटरनेशनल जजेज हैं बॉडी बिल्डिंग में, जिनको वो मदऊ करते हैं, इस जजिंग में बिठाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे। सही था भैया, आज का जो प्रोग्राम है वो है सहरी की तैयारी, और सहरी के हवाले से तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं और आम जो लोग हैं उनसे ज़्यादा खाना खाते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में उनकी क्या फिटनेस और उनके खाने का किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करते हैं? रफ़ीक साहब, ये तो माह रमज़ान का ये मुबारक महीना है, और मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो ज़्यादातर अपनी प्रोटीन डाइट देते हैं। प्रोटीन से मुराद ये होता है हमारा कि वो अंडे लेंगे तो अंडे की जर्दी नहीं खाएंगे, सफ़ेदी खाएंगे, ठीक है ना। फ़िश है, मछली में हाई प्रोटीन है, इसी तरह से चिकन है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ब्रेड्स हैं, राइस वगैरह हैं, वो मिला के अपनी वो डाइट पूरी करते हैं ताकि वो अपना इम्यून सिस्टम, अभी तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो है मुल्क जो है अजाब का शिकार हुआ हुआ है। तो क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से 2 माह से ऊपर हो गया, जी। तो क्या जिम में भी कोई एक्टिविटीज हो रही है या ये मुकम्मल तौर पे ये भी बंद है? नहीं रफीक साहब, ये 15 मार्च से हमारा जिम बंद है और तकरीबन ये 1.5 महीना हो गया जिम हमारा मुकम्मल तौर पे बंद है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस जिम को खोला जाए तो आप ये समझें कि अगर वर्कआउट किया जाएगा तो स्ट्रेंथ डबल होगी, ताकत डेवलप होगी और उसका इम्यून सिस्टम, जिससे कि हम कहते हैं कुव्वत मुदाफियत, वो उसकी डेवलप होगी। क्या समझते हैं कि सेहतमंदाना सरगर्मियों को जो हुकूमत पाकिस्तान तो उम्र कहती है कि सेहतमंदाना सरगर्मियाँ होनी चाहिए, उससे मुनफी जो सरगर्मियाँ वो दूर होंगी, मुनफी खेल नहीं होंगे और लोग जो है मजीद जो बच्चे हैं वो मुनफी सरगर्मियों में मुब्तला नहीं होंगे। मगर ये देखा जा रहा है कि जब खेलों की सरगर्मियाँ बंद कर दी जाएंगी तो ये तो मुनफी पहलू तो सामने आएगा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, बिल्कुल रफीक साहब, ये सेहतमंदाना सरगर्मियों में सबसे पहले जो है ना, ये हमारे जो ग्राउंड्स हैं, जिम्स हैं, इनको जो है मैं समझता हूँ कि ये खोला जाए ताकि इससे जो है ना एक सिस्टम एक चलेगा। ग्राउंड में लोग आएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे। मैं समझता हूँ 99% कुव्वत मुदाफियत उसी वक्त डेवलप होगी जब आप वर्कआउट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सही डाइट लेंगे, सही नींद पूरी करेंगे और जो है कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने की डाइटें भी हमारे पास जो है हमें पता है कि वो स्ट्रॉबेरी ले, अल्लाह ने कुरान शरीफ में शहद का जिक्र किया है, कलौंजी का जिक्र किया है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ये खाएगा तो इंशाअल्लाह वो कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं। अच्छा सही साहब, ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको कब से हुआ और कितने अरसे से आप बॉडी बिल्डिंग में मुंसलिक हैं? रफीक साहब, मैं तो बॉडी बिल्डिंग में जो है मेरे ख्याल में मैं 87 से मुंसलिक हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैंने एक जिम में जाके वहाँ पे हल्की फुल्की अपनी ट्रेनिंग शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ मेरा डेवलप हुआ। उस जिम में पहले मैं मिस्टर क्लब बना। मिस्टर क्लब बनने से के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने कहा कि आप अपने जूनियर का डिस्ट्रिक्ट का टाइटल जीतें। फिर जूनियर का डिस्ट्रिक्ट का टाइटल जीता, फिर जूनियर कराची का टाइटल जीता, फिर जूनियर सिंध का जीता, फिर इसी तरह ग्रेजुअली सीनियर के टाइटल जीते, कराची के, सिंध के, नेशनल लेवल के। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं लड़कों को कोचिंग भी कराता हूँ, ट्रेनिंग भी कराता हूँ और लड़कों को मैं मुकाबले के लिए नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल में भी भेजता हूँ। अभी एक हमारा मुकाबला चूँकि कोरोना वायरस की वजह से 28 मार्च को न्यूजीलैंड में होना था, तो कोरोना वायरस की वजह से वो जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। मगर हमारे लड़के अगर वहाँ जाते तो इंशाल्लाह गोल्ड मेडल। सही साहब, ये बताइएगा कि जो यंग फाइटर जिम जो है इसमें अभी तक कितने लड़कों ने कोई टाइटल जीता है जो कि आपकी सरपरस्ती में? तो ऐसे कोई प्लेयर्स हैं आपके पास? जी माशाल्लाह, अभी हमने जो है हमारे लड़के जो हैं अभी फिलहाल अभी हमारे लड़का एक जो है जूनियर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीता लेटेस्ट, अभी 2020 की बात कर रहे हैं। ये हुआ है 8 मार्च को। फिर उसके बाद हमारा एक कंपटीशन हुआ था जूनियर कराची का और जूनियर सिंध का, तो वो उसने क्लास जीती है। उससे पहले फिजिक की क्लास जीती है हमारे कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। और उससे पहले भी हमारे लड़के जो हैं यहाँ से माशाल्लाह काफी टाइटल जीतते रहे हैं कराची का और सिंध का। अच्छा सही साहब, ये तो रमजानुल मुबारक एक मुक़द्दस महीना है। गली बाजारों पूछों में तिलावत कलाम पाक की आवाज़ें भी गूंज रही है और कहीं जो है ये आपने देखा कि नातों की भी, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आवाज़ें गूंज रही। तो इस मुतालिक आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहेंगे रमजानुल मुबारक के हवाले से? देखिए जी, ये तो रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसमें जो एक नेकी करता है वो 70,000 नेकियों के बराबर होती है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुक़द्दस महीने में लोग जो है अल्लाह से गिड़गिड़ा के इबादत करें। शायद हो सकता है अल्लाह उनसे नाराज़ है, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। तो आप भी बाकायदगी से रोज़े रख रहे हैं, तो शहरी में आप भी बॉडी बिल्डर्स हैं, तो शहरी में आपकी रूटीन क्या है? किस तरीके से आप शहरी इस्तेमाल करते हैं? उसमें अंडा या मुख्तलिफ जो वैरायटी जो चीज़ है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। बस मैंने कहा कि भाई इसमें हमने नॉर्मल डाइट लेनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना बॉडी बिल्डर में, प्रोटीन डाइट लेनी है उसमें। अगर वो अंडे भी खा रहा है तो अंडे की उसमें जर्दी नहीं खानी है, सफ़ेदी खानी है। ब्राउन ब्रेड ले लेनी है उसने,
کچھ اس نے جو ہے اگر اس کے قیمہ بنا ہوا ہے گوشت بنا ہوا ہے تو وہ کھا لے تھوڑا سا, اور جو ہے دہی لے لے سحری میں. تو یہ بیسٹ آئٹم ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کی قوت مدافعت بھی اچھی ہوگی. شہد کھا لے, کلونجی کھا لے, یہ بہترین چیز ہے جس کا تذکرہ جو ہے قرآن. ناظرین ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک سے واپس آئیں گے سحری کی تیاری کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کے پروگرام سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ تنسازی کے مشہور اور معروف تنساز سعید جمیل سے بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں کہ تنسازی کے حوالے سے. اس وقت میرے ساتھ ینگ فائٹر گراؤنڈ کے سربراہ اجمل نسیم صاحب موجود ہیں. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم اجمل صاحب. ینگ فائٹر گراؤنڈ تو کراچی کے ایک مشہور ترین گراؤنڈوں میں شمار ہو رہا ہے. یہاں پہ ہریالی بھی بڑی زبردست گرین ہے, مگر 2 ماہ سے یہ کرونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہے, اور جس کے بعد پی سی بی کی طرف سے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ تمام جو لاک ڈاؤن کیا گیا, اور تمام گراؤنڈ پر جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ بند کر دی گئی ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. اصل میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسپورٹس کو بھی بہت زیادہ ہی پرابلم ہے, اسپورٹس مین کے لیے. اور ہماری مطلب گورنمنٹ آف سندھ سے, پاکستان کرکٹ بورڈ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کم سے کم اتنا تو کر دیں کہ یہاں پہ اسپورٹس کو اسٹارٹ کریں, جس سے اسپورٹس میں اپنی سرگرمیوں سے اسٹارٹ ہو. کیونکہ ہماری کلب کرکٹ کے حساب سے یہاں پہ وہ ہوتا ہے کلب کرکٹ کا, اور جس سے ہمارے پلیئر اور یہاں پہ جو بھی اسپورٹس سے لوگ منسلک ہیں, جیسے امپائر ہو گیا, آپ کا اسکورر ہو گیا, اور یہاں پہ جو گراؤنڈ مین ہیں. اب ہمارے یہاں ہمیں مطلب بڑی پرابلم ہو گئی اس وقت, جو ہمارے گراؤنڈ مین کے لیے آپ دیکھیں رمضان بھی ہے, اور اس کی وجہ سے ان غریبوں کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے, لوگ خود بھی دے دیتے تھے, ہم سے جو کام کرتے تھے, ہمیں بھی ان کو تنخواہ دینے میں کافی پرابلم ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی بی سے آپ نے کوئی مطالبہ ہے, سندھ حکومت سے کوئی مطالبہ ہے کہ جو بے روزگار امپائر اور اسکورر ہیں, تقریباً 200 سے زائد امپائر اور اسکورر جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ لوکل کرکٹ کھلاتے ہیں, وہ پی سی بی کے پینل پہ نہیں ہے. تو آپ نے جو کرکٹ ایسوسیشن ہے, چاہے اس میں ندیم عمر صاحب ہوں یا اعجاز فاروقی صاحب ہوں, تو ان سے کوئی مطالبہ کیا ہے؟ پہلے بھی آگے دیکھیں, ہم لوگ جتنے جب یہ اپنے فاروقی صاحب سے, ہم نے فاروقی صاحب سے بھی بولا تھا کہ جو امپائر وغیرہ پی سی بی, جب فاروقی صاحب سے پہلے اپنے بخاری صاحب سے, اس دور سے بھی, اور بعد میں بھی ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی امپائر وغیرہ 300-400 روپے آپ دیتے ہیں, تو 400 میں ان کا کچھ ہوتا ہے, غریبوں کا اپنا گھر بھی چلتا ہے. تو کم سے کم امپائر کی فیس بڑھائیں, اسکورر کی فیس بڑھائیں, کم سے کم 1000-500 روپے تو ان کی کریں. 500 روپے میں تو ان کا کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی امپائر کو یہاں سے آپ نے لانڈی بھیج دیا تو 300 روپے تو غریب کا کرایہ ہو جاتا ہے, 200 روپے میں اپنا گھر کیسے چلائے. اچھا, ینگ فائٹر گراؤنڈ کو آپ نے بنایا تو کیا پلان تھا آپ کا کہ اس گراؤنڈ پر کہ فرسٹ کلاس میچز ہوں, یا جو ہے قادر ٹرافی ہو, یا پیٹرن ٹرافی ہو, یا دیگر جو ٹرافی کے حوالے سے آپ نے گراؤنڈ کو کبھی سوچا تھا کہ یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ قادر ٹرافی یا پیٹرن ٹرافی بھی ہو؟ اصل میں یہ تھا کہ ہم تو اسی گراؤنڈ میں, آپ ہی سمجھ, ہم لوگ 22 بار گراؤنڈ کے پلیئر تھے, ہم لوگ یہیں سے کھیلتے تھے. ایک ہمیں چانس مل گیا, ہمارے یہاں کی مطلب میں نے صاحبہ کی ریکویسٹ کی تھی, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے گراؤنڈ بنا دیا. اس کے بعد یہ گراؤنڈ ویران ہو گیا. پھر ہم نے پرسنل انٹرسٹ لے کر اس گراؤنڈ کو بنایا, پوری مینٹیننس کی, پورا اپنے پیسے لگائے, وکٹ بنائی, آپ نیٹ بنایا, یہ سب ساری چیزیں ہم نے خود کیا. ایک انٹرسٹ محلے میں گراؤنڈ ہوگا, بچے کھیلیں گے, 2-4 بچے بھی یہاں سے بھی پاکستان لیول پہ پہنچ جائیں گے, کھیلیں گے. ایسا ہوا. کہا جا رہا ہے کہ اسی گراؤنڈ سے جو قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی بھی وابستی رہی ہے, اور افسر شفیق کی, انور علی کی. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ نہیں, یہ بات صحیح ہے. اصل میں اس گراؤنڈ سے کم تھی, مگر یہ کہ جو ہمارے یہاں عظمی بھائی تھے نا ہمارے, وہ یہ مطلب افسر شفیق ہو گئے, اور یہ انور علی ہو گئے, اپنا سرفراز ہو گئے, یہ سارے جتنے بھی پلیئر تھے عظمی بھائی کے شاگرد رہ چکے.
आजमी भाई जहाँ पहले सिखाते थे वहाँ से ये लोग इनसे वाबस्ता थे, मगर एक बात ये है कि आजमी भाई के बाद आज भी वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आजमी भाई के जितने भी इस तरह के जितने भी शागिर्द हैं आजमी भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या ये टूर्नामेंट कराते हैं तो क्या इनकी कोई आप फीस रखते हैं या उसको फ्री कॉस्ट करते हैं? नहीं, हमारी ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, हम ये टूर्नामेंट सब फ्री कराते हैं हमारे यहाँ। हमारे साथ एक दो लोग हमारे हैं वो जो हम ये 2-3 लोग मिल करके इन बच्चों का टूर्नामेंट कराते हैं। और ज़्यादातर जो है ये हम खुद भी करते हैं, हमारे जो साथी हैं वो भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारी तकरीबन सब फ्री होती हैं, किसी चीज़ का पैसा नहीं देते। यहाँ तक कि मैंने जब हम KCC के जिम्मेदार थे फारूकी साहब के साथ, तो हमने बाकायदा कहीं किसी भी जगह जब हम जाते थे बाकायदा हम अपनी तकरीर में बोलते थे कि भाई कोई भी शख्स जिसमें इतनी साथ है कि वो टूर्नामेंट करा सकता है, शर्त हमारी ये होगी कि 15 दिन का टूर्नामेंट हो, 20 दिन का हो, शर्त ये है कि वो टूर्नामेंट की फीस ना ले। यंग फाइटर ग्राउंड पर हमने जिम्स में भी बात की सईद जमील साहब से, और यंग फाइटर ग्राउंड के जो सरबराह है अजमल नसीम साहब से हमने गुफ्तगू की। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि सहरी का वक्त हो रहा है, तो हम अब चलते हैं एक सहरी के दस्तरखान पर और वहाँ लगेंगे मज़ेदार खाने, और वहाँ कुछ हमारे जो मेहमान आए हुए उनसे भी होगी गुफ्तगू। हम चलते हैं सहरी के दस्तरखान पर। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान। इस वक्त हम यंग फाइटर ग्राउंड में सहरी की तैयारी पर मौजूद हैं और ज़बरदस्त खाने लगे हुए हैं दस्तरखान पर। और यहाँ अजमल नसीम साहब जो हैं जो यंग फाइटर ग्राउंड के सरबराह हैं, उनकी जानिब से तमाम दोस्त अहबाबों में जो है सहरी का इंतज़ाम किया गया है। ये बता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है। ये आज सहरी का जो एहतमाम है इस पर यकीनी तौर पर रहमतें और बरकतें भी होंगी, और जिन्होंने ये सहरी का एहतमाम किया है तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला इनके जो है बरकत में, कारोबार में भी और इनके रिस्क में भी जो है वो जो है तरक्की करेगा। मेरे साथ इस वक्त क्रिकेटर एक मौजूद है, वजात, आप उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वजात, क्रिकेट के हवाले से आपने देखा 2 माह हो गया लॉकडाउन लगा हुआ है, और इसके अलावा कोरोना वायरस की एक वबा पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल चुकी है, और PCB ने भी, और जबकि सिंध और गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत ने भी खेलों की सरगर्मी पर पाबंदी आयद लगा रखी है, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले रफीक भाई आप हमारे ग्राउंड आए, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात अजमल भाई हर साल की तरह जो एहतमाम आज उन्होंने किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपकी बात रही है कि कोरोना के हवाले से, तो हमारी और भी जो जितने भी प्लेयर हैं उनकी रिक्वेस्ट यही है कि PCB को इस पर कुछ हमें स्टेप की ज़रूरत है, जिसके हवाले से ये है कि हमें कुछ ना कुछ दिया जाए मौका, ताकि जितने भी हैं प्लेयर्स हैं, अंपायर हैं, स्कोरर हैं, जो उनके पास अभी जॉब नहीं है, बहुत मतलब क्राइसिस के अंदर हैं वो लोग, तो उनके लिए भी कुछ हल इसका क्या कहते हैं निकाले। और इसके अंदर ये है कि कोरोना की वजह से बहुत से लोग अभी हम जैसे जो भी प्लेयर हैं उनको बहुत इसका इनके सेटबैक इसका हो रहा है। जी, मेरे साथ इस वक्त दस्तरखान पर अजमल नसीम साहब भी मौजूद हैं, और यकीनी तौर पे इन्होंने आज सहरी का एहतमाम किया है। तो अजमल भाई, आज आपने सहरी का एहतमाम किया है, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, और आज आपने बड़ी ज़बरदस्त नेकी कमा ली, तो क्या ख्याल आया आपके सहरी का एहतमाम करने पर? ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, एक इत्तेफाक से एक बात हुई कि भाई पिछले साल हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ था तो बड़ा अच्छा हो गया था, मगर कोरोना की वजह से जो हालात थे उसकी वजह से हमने कहा यार कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो हम गया तो लोग करते हैं। तो हमारी बात हो गई, तुम्हारे साथियों ने कहा जी हाँ ये मतलब पहले भी हुआ था, इस साल नहीं होगा तो कम से कम हम 10-20 लोग जो लोग भी हैं ये एक सहरी का एहतमाम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमारी इस हिसाब से और बात हुई, हमने सहरी का एहतमाम कर लिया कि भाई चलो इसी बहाने हम 10-12 लोग इकट्ठे होकर के सहरी कर लेंगे। अजमल भाई, ये बताएं कि चले ये तो सहरी का एक बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया है और यहाँ सारे आपके दोस्त बैठे हुए हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ये कोरोना वायरस भी है, और लोगों की क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों, बूढ़ों, जवानों को रमज़ानुल मुबारक के हवाले से? ये तो भाई आजकल एक तो रोजे का हिसाब है, कोरोना भी चल रहा है, कोरोना से आप एहतियात करें, एहतियात जितना हो सके करें। रोज़ा नमाज आपकी अपनी जगह है भाई, इसमें कोई ममानियत तो है नहीं,
भाई आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह कोरोना आपके करीब भी नहीं आएगा। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को। अच्छा, हमारे साथ एक और भी मेहमान हैं जो अजमल नसीम साहब के साथ बैठे हुए हैं, तो उनके पास भी चलते हैं। आज उनसे रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत जो रात भी है, जहां लोग इबादत भी कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि आज जो सहरी का एहतमाम अजमल नसीम साहब ने किया है, तो उनके भी कुछ इज़हार ख्याल रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सहरी का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया गया यंग फाइटर क्रिकेट ग्राउंड पर, और आप देख रहे हैं कि मैं अजमल नसीम साहब भी है, सईद साहब भी है, उनके और भी दोस्त हैं, आदम बेग साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज की सहरी के बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो ये प्रोग्राम हमारा हर साल ही होता था, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में आई हुई है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है इसमें। तो अजमल साहब ने बोला जो हम इस ग्राउंड के रोए रवा भी हैं, माशाल्लाह सारे ग्राउंड को देखते भी हैं, सोशल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ सारे करते रहते। उनका नतीजा आया कैसर भाई ऐसा है। तो मैंने कहा कोरोना का सिलसिला चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मसला भी है, तो चले नहीं, थोड़े से लिमिटेड लोग हैं, आप ज़रूर आएँ। तो फिर मैं इनके कहने पे आया। तो ये तो सहरी का इंतज़ाम हमेशा करते हैं और आज आपके साथ कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत से क्या मुतालबा है कि ग्राउंड खोले जाएं और जो बच्चों के लिए मुनफी सरगर्मियां खत्म हो? तो सवाल साहब क्या कहेंगे? देखिए, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में वैसे भी डिस्टेंस होता है और फ्रेशनेस होती है, इसके लिए होना चाहिए। मेरा ख्याल से SOPs हमको भी दीजिए, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि SOPs जैसे मस्जिद के लिए और बिजनेस मैनों के लिए किया गया है, हमारे लिए भी किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, एम्पायर्स हैं, दूसरे हमारे और भी काफ़ी इससे रिलेटेड लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाए, ताकि उनका भी जो जरिया माश है खत्म हो चुका है, कुछ उसके लिए भी प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है। सही भाई, आज की जो सहरी है और यकीनन तनसादी एक पाकिस्तान नहीं दुनिया का बैनुल अक़वामी खेल है, तो रमज़ानुल मुबारक में तनसादों को खाने का कितना ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि उनकी जो खाने की तादाद होती है वो एक आम आदमी से ज़्यादा होती है, तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान का जो बाबरकत महीना है, ये अल्लाह ताला ने हमें पूरे साल के बाद आता है। इसमें सबसे पहले तो मेरी एक गुजारिश होगी कि जितनी हम इसमें इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, हम रोज़ा रखें, तरावी का एहतमाम करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, और ये जो वबाई मर्ज़ जो हमारी पूरी दुनिया में हमारे सर पे लागू हो गया है, कोरोना वायरस, जिससे लोग ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे हैं, ज़हनी अजियत के साथ साथ लोग फाका कशी की तरफ जा रहे हैं। और सही साहब, ये तो भी कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से तो लोगों ने घरों में बड़ी ज़बरदस्त इबादत की है। जो लोग नमाजें नहीं भी पढ़ लेते तो उन्होंने भी 5 वक्त की नमाजें शुरू कर दी है। तो क्या ये एक अच्छा इक़दाम नहीं है कोरोना का भी? ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह ताला और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद हमसे कुछ नाराज़ हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर जो है ये एक मुसीबत है, या ये हमारी आजमाइश है। हम इस आजमाइश में जो है, मैं ये समझता हूँ हम पूरा उतर जाएं, और ये अगला जो महीना हमारा मई का आ रहा है, मैं ये समझता हूँ ये दुआओं का महीना है और बेहतरी का महीना है। इसमें आगे शब कदर की रातें भी आएंगी, लोग इतिकाफ़ में भी बैठेंगे। इसमें जो 5 शब कदर की हमारी रातें आएंगी, जो ताक रातें आएंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग उसमें बेपनाह दुआ करें, इबादत करें, गिड़गिड़ा के इबादत करें। इसमें तो कोई एक नेकी भी करता है इस रमज़ान में, तो वो 70,000 नेकियां लिखी जाती हैं उसके। तो कितनी बड़ी बात है सहरी की, क्योंकि हमारे सरकार कह रहे कि सहरी करो, और यकीन तौर पे आज सहरी का एहतमाम जो अजमल नसीम साहब ने किया है, तो ये सबों को ये देखना चाहिए कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग कहीं ऐसा ना हो कि भूखे सो रहे हों, और हमें उन्हें भी अपनी सहरी में शामिल करना चाहिए और ये अमल जारी रहना चाहिए, ताकि ये पता चले कि सहरी एक इबादत भी है, सहरी एक नेकी भी है, और सहरी जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। तो अब सहरी का वक्त अपने इख्तिताम को जाता है, तो हम अपने जो साथियों से कहते हैं कि ऐसा ना हो बातों बातों में सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए और ये गुनाह हम पर आ जाए, तो क्यों ना कि हम फौरी तौर पर सहरी की तरफ चलें और सहरी शुरू करते हैं। तो अब अपने मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, कल नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।